सरकार की ओर से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को लेकर और इसके एक्सप्लोरेशन को लेकर मंत्रालय की ओर से क्या प्रमुख कदम उठाए जा रहे हैं? आपका ये कहना सही है कि आज के दिन हमारी कंजम्पशन लगभग 5 मिलियन बैरल्स पर डे है और ये कहा जाता है कि एनर्जी इज द लाइफलाइन ऑफ एवरी इकोनॉमी। तो अगर हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी होगी तो एनर्जी की डिमांड वो भी बढ़ेगी। इस समय हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है डिमांड का वो अप्रॉक्सीमेटली 3% है, जबकि ग्लोबल जो एवरेज है डिमांड की वो ग्रोथ है 1%। तो ये कहना सही होगा कि अभी आज हम 5 मिलियन बैरल्स पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, पर 3% अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ लाएं और आगे आने वाले समय में आर्थिक व्यवस्था और भी अच्छे होने के कारण ये समय आएगा कि 5 मिलियन बैरल्स पर डे से लेकर हम 2030 तक और आगे समय में 2040 तक, जबकि 2040 और 45 तक ये एक्सपेक्टेशन है कि भारत एक विकसित देश बनेगा 2047 तक। और हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है जो दुनिया भर में एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड डिमांड है उसकी 25% जो है भारत से आएगी। अगर ये बात सही है, और मुझे विश्वास है कि ये जो आंकड़े हैं ये कंजर्वेटिव हैं और हमारे यहाँ डिमांड बढ़ेगी, तो आप ये समझ के चलिए कि 5 मिलियन बैरल्स की जगह 6 मिलियन, 6.5 मिलियन और 7 मिलियन बैरल पर डे कंजम्पशन भी होने वाली है आने वाले समय में। अब भारत जैसे देश जिसमें एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी क्या है। जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, इस समय 85% जो हमारी डिमांड है वो इंपोर्ट से हम मीट करते हैं, और जहां तक गैस का सवाल है सो 50-60% वो भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। हमारा इस समय हमारी असेसमेंट है कि गैस की प्रोडक्शन पिछले साल 18% बढ़ेगी, इस साल भी 18% बढ़ेगी, पर डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है आने वाले कई वर्षों तक रहेगी। पर सरकार की तरफ से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें मैं 2-3 आपके सामने रख दूं। पहली बात तो हमारा जो टोटल सेडिमेंट्री बेसिन है जो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसमें करीब 1/3 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो नो गो एरिया माना जाता था, मतलब है कि वहां पे कोई एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी क्योंकि वहां पे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, कुछ दूसरे किस्म के कंसर्न्स थे। कुछ महीने पहले हमने ये सारा 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए खोल दिया है। और अभी जो हमारे OMCs हैं और बाहर की जो कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज हैं, 5-6 मेन कंपनीज हैं, सब ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए बहुत इंटरेस्ट अपना दिखाया है। और आने वाले वर्षों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस एरिया को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, और हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक हम आत्मनिर्भरता इस सेक्टर में हम उसको अचीव कर पाए। साथ साथ एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ साथ जो बायोफ्यूल्स में मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की पर्सनल कमिटमेंट के कारण जो हमने हासिल किया है, अब बायोफ्यूल्स की मिक्सिंग
2014 तक 1.4% थी, आज के दिन वो 10% से ज्यादा है। और जो हमारा टारगेट था 2030 तक 20% बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग का, वो मैं समझता हूं 2024 और 2025 तक वो हम ऑलरेडी अचीव कर लेंगे। यानी कि 20% जो हमारा यहाँ पे पेट्रोल बिकेगा, 20% उसमें एथेनॉल मिक्सिंग अवेलेबिलिटी होगी। और E20 फ्यूल जिसको कहते हैं, जिसमें 20% मिक्स हो, उसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले ही कुछ दिनों में ऑलरेडी कुछ सिलेक्ट पेट्रोल पंप्स पे उसकी अवेलेबिलिटी होगी। साथ साथ हम विश्व भर में 3-4 उन देशों में से हैं जो आज एथेनॉल सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं। और इस समय हम 90 मिलियन लीटर बनाते हैं और इसको बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत जोरों से काम हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो उसे शक्ति मिलेगी, क्योंकि सरकार की जो ओवरऑल अप्रोच है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे, वो अभी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्रिटिकल डेफिनेशन उसको मिल जाएगी। और हम CBG कंप्रेस्ड बायोगैस की भी हमारे इरादा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह इरादा है कि 5000 हमारे सतत प्लांट्स होंगे, उस पर भी हम जोरों से काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये भी बायोफ्यूल्स, ऑलरेडी सोलर और विंड पे जोरों से काम हुआ है, बायोफ्यूल्स पे काम जबरदस्त बहुत तेजी से हो रहा है। और साथ साथ बाकी जो एरियाज हैं, मैंने ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया, उसके लिए हमें पावर रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और भारत ने ये दुनिया भर में एक ऐसा देश है भारत जिसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसको हम 25 सेंट्स से लेकर 3 सेंट तक ले आए हैं। और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दुनिया भर में, सब भारत में इस समय को प्रोडक्शन, लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है, इसमें आने वाले वर्षों में इससे हमें एक पायोनियरिंग पोजीशन नहीं होगी, बट सारा बाकी हमने बहुत काम किया है। अभी मेरे मंत्रालय ने इंडिया एनर्जी वीक के जो फरवरी 2023 में होने वाली है, उसकी प्रेपरेशन, कर्टन रेजर में हमने कुछ इवेंट्स किए हैं। हमने एक इवेंट किया था दिल्ली में, डांस टू डीकार्बनाइज, जिसमें लोगों की अभी क्लासिकल डांस और एक्सरसाइज से आप एक डांस फ्लोर से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है एक सोलर कुकर पे भी, जिससे परिवार का खाना एक सोलर पैनल से जो ऊर्जा आएगी और उसको डोमेस्टिक कुकिंग में यूज़ हो सकता है। बहुत तेज़ी से सब एरियाज में काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि भारत की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें जो एनर्जी ट्रांजिशन, इंक्रीज इन ENP और ये जो इनोवेशंस हो रही हैं, इससे सिर्फ भारत में ही नहीं, इसकी रेप्लिकेबिलिटी भी है। इन कार्यक्रम को हम बाहरले देशों में भी, ग्लोबल साउथ में भी इनकी हम इम्प्लीमेंटेशन और स्प्रेड करवा सकेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन सस्टेनेबल तरीके से हो और भारत एक गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़े, इस दिशा में आप कुछ बताना चाहेंगे कि मंत्रालय की ओर से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर या कुछ और कदम इस मामले में उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जहां तक गवर्नमेंट पॉलिसी का सवाल है, जैसे आपने कहा कि हमने ये तय किया है कि 2030 तक हम 6% से लेके 15% एनर्जी मिक्स में गैस बेस्ड इकोनॉमी करें। दूसरी बात है, गैस की क्या रेलेवेंस है। देखिए, पुराना जो नैरेटिव होता था उसमें कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं थी। मैं समझता हूं गैस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये क्लीन फ्यूल है और ब्रिजिंग फ्यूल है।
और ब्रिजिंग फ्यूल का मतलब है कि आपको, देखिए मैं ट्रांजिशन के बारे में हमेशा यही कहता हूं कि भारत में जो भी विश्व भर में चुनौतियां आ रही हैं, समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है, पर हमारी जो ग्रीन ट्रांजिशन की कमिटमेंट है वो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुई। तो नेचुरल गैस इज पार्ट ऑफ दैट। अब इसमें हमारे तरफ से क्या हुआ, देखो मैं थोड़े से आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। पाइपलाइन 2014 में हमारे यहाँ करीब 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले कुछ ही सालों में इसको 33,500 किलोमीटर की पाइपलाइन का मतलब ये है कि आप जब जहां पे गैस की प्रोडक्शन होती है उसको लेके आप थ्रू दी पाइपलाइन भेज के आप उसको राइट टिल द कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचा दें। तो अभी हमारी कोई 23,500 किलोमीटर की पाइपलाइन ले हो गई है। मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, पर मेरे को लगता है कि 98% हम अपनी पॉपुलेशन को हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। 98% कम को कवर करने के साथ 2% रह जाएगी, पर ये 2% थोड़ा मिसलीडिंग है। ऐसा है कि कई ऐसे स्थान हैं जो जियोग्राफिकली ज्यादा दूर नहीं है, पर वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी कम होने के कारण कुछ लोग हाउस होल्ड, जैसे आप किसी शहर के अंदर पाइपलाइन ले जाते हैं, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में ले जाते हैं, तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से एक कनेक्शन देने से आपके 1500 कनेक्शन आ सकते हैं। पर 2% इसलिए है कि बहुत कंज्यूमर पॉइंट्स अलग अलग बिखरे हुए हैं। तो कुछ मुझे लगता है कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी थोड़ा टाइटन करना पड़ेगा, पर हमारा पूरा इरादा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम ये 23,500 से लेकर 33,500 तक पहुंच जाएंगे और 100% कवरेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जी जी, निश्चित रूप। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए जब क्लीन एनर्जी पे काम होता है तो 6% से 15% ले जाना मैं बहुत समझता हूं बहुत बड़ी ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि 15% ले जाने पे हमें कितनी गैस चाहिए होगी वो मैं आपको चेक करके बताता हूं, पर मुझे लगता है इसमें कम से कम $60 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट भी एक्सपेक्ट करें आएगा। तीसरी बात, देखिए आप सिर्फ 6% से 15% की बात ना करें, आप ये भी देखें कि बाकी एरियाज में क्या हो रहा है। बाकी एरियाज में मैं आपको बताता हूं 20% अगर बायोफ्यूल ब्लेंडिंग हो गई, साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर कंजम्पशन होगी, साथ साथ बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग 20%, 15% गैस एनर्जी मिक्स में, और उसमें कई नई एरियाज आ रहे हैं। नई एरियाज में मैं ग्रीन हाइड्रोजन बताता हूं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सफलता आएगी, आप देखिए भारत सिर्फ ट्रेडिशनल, क्योंकि देखिए आपकी जनसंख्या इस समय 1.4 बिलियन है। आपको अगले 30 साल के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट आज और कल तक नहीं है। जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो कहीं भी देश भर में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, डीप साउथ में, कहीं भी मोदी जी की सरकार ने एनर्जी की शॉर्टेज नहीं होने दी। जहां पे बहुत बाढ़ और बहुत वर्षा हुई नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे भी हमारे ओएमसीज के लोग अपने कंधों पे उठा के उसको ले जा रहे हैं। तो मेरी आपसे सबमिशन ये है, और आपके माध्यम से आपके लिसनर्स को, कि गैस 15% पे बहुत एक एम्बिशियस टारगेट है, पर हम इसको अचीव करेंगे। साथ साथ अब बाकी जो क्लीन एनर्जी के टारगेट्स हैं उनको साथ ले लीजिए। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं छोटा सा। जब हम कहते हैं कि हम 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा है? उसका फायदा यह कि 41,000 करोड़ की जो हम इंपोर्ट्स कर रहे थे वो बचाते हैं। और क्योंकि ये बायोफ्यूल ये कृषि क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, 40 से 42,000 करोड़ पैसा हमारे किसानों को जाता है। किसको जाता है? छोटे किसानों को जाता है। सिमिलरली अगर नेचुरल गैस
हम $20 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं 15% एनर्जी मिक्स ऑन एन एनुअल बेसिस के लिए, तो $20 बिलियन को आप $1 बिलियन कितना हो गया? 8,000 करोड़ हो गया। 8,000 तो कितना हो गया? 1,60,000 करोड़। तो आप देख लीजिए, गैस तो बहुत चाहिए होगी, पर सब बचत कितनी होगी? क्योंकि जब हम परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं तो आज की हमारी कंजम्पशन एक्स है, पर वो अगर 3% पे ग्रो कर रही है तो आप देखिए 10 साल में, क्योंकि आपका बेस बढ़ रहा है, अगर आपका बेस आज एक्स है उसमें 3% पे गया और फिर वो बेस अगले बेस पे 3% पे गया, तो ये तो बहुत मेजर इनोवेशन और बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं। पर अभी तक हमारे टारगेट्स जो भी हमने तय किए हैं वो हम सिर्फ हासिल ही नहीं कर रहे, वो समय से पहले कर रहे हैं। भारत अब क्योंकि दुनिया का एक बड़ा रिफाइनरी हब बनकर उभर रहा है और 2030 तक अनुमान है कि 400 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की क्षमता को हासिल करने का एक अनुमान है। और इस मामले में आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारतीय तेल कंपनियां हैं वो किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ा रही हैं और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी को मंत्रालय इस मामले में कैसे देख रहा है? देखिए, जब आप भारतीय कंपनीज की बात करते हैं तो ये क्लियर है कि कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और पीएसयूज भी हैं। आप रिफाइनिंग कैपेसिटी को देख लीजिए, आप टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल बंक्स देख लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन पे है। भारत इस समय हमारी 250 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, इज दैट करेक्ट? यस। 252 टू बी एग्जैक्ट, 252 मेट्रिक टन्स पर एनम हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। 252 मेट्रिक टन्स पर एनम से 400 मेट्रिक टन तक पहुंचना एक तरह से बहुत एम्बिशियस है, और दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो जो हमारे जो पाइपलाइन प्लान्स हैं, एक ही गो में हम एक जगह जहां पे हम 160 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की एक रिफाइनरी कर रहे थे, अब हम बात करें 20 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की 3 करने में, तो वो तो ऑलरेडी 252 से अगर वो 60 रखते हैं हम 310 पे पहुंच गए। और अगर 230 का टारगेट है, देखिए रिफाइनिंग कैपेसिटी एक डायनामिक इकोनॉमिक सिचुएशन में उसका बढ़ना और स्टैटिक सिचुएशन में बहुत अंतर है। आज क्योंकि भारत अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी सिर्फ अपने लिए देख रहा, आप हमारे एक्सपोर्ट्स देखिए प्रोडक्ट्स के, तो रिफाइनिंग कैपेसिटी इज आल्सो हेल्पिंग इन द एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनिंग कैपेसिटी इज इन द इकोनॉमिक जोन। तो ये मैं समझता हूं कि जो टारगेट है एम्बिशियस जरूर है, पर ये हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। और 252 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम वाली भी कंट्री ज्यादा नहीं होंगी, और मुझे लग रहा है कि ये 400 वाली भी तो बहुत कम होंगी।